हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन पे कुछ क्वेश्चंस की। अभी तक आपने देखा कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उस पे जो फोर्स एक्ट करता है वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? टुवर्ड्स सेंटर। ये बात हम कर चुके हैं। इसका काम क्या है? टू चेंज द डायरेक्शन। क्या ये स्पीड पे कोई फर्क करता है? नहीं, स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। इसकी वैल्यू कितनी थी? सेंट्रीपिटल या एक्सेलरेशन की अगर बात करें जो आपने पढ़ा था, ये था v² बाय r या फिर ω²r। और अगर फोर्स की बात की जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा? m × a। आप सब पढ़ के आए नाइन्थ क्लास में, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा mv²/r या फिर m ω²r। क्लियर है बात? दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इन अ सर्कुलर मोशन। क्लियर बात? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसे आपने ए टी बोला था, उसी की वैल्यू आपने दी थी ए टी इक्वल टू α × r, या फिर इसे आपने बोला था dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसका काम क्या है? स्पीड चेंज करता है अलोंग टेंजेंट, ये करता है। ठीक है, ये सारी बातें हम अभी तक कर चुके थे। तो अगर आपसे पूछा गया कि बताइए किसी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का नेट एक्सेलरेशन कितना है, तो ये नेट आप क्या लिख सकते हैं? √AT² प्लस AC², दिस वन। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा या एक्सेलरेशन होगा, और टेंजेंशियल इसका AT होगा। और ये दोनों 90 पे हैं। जब नेट आप निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसा दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे एफ नेट पूछ लिया गया तो क्या करोगे? एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू ए नेट, ऐसा लिखा जा सकता है। नेट फोर्स विल बी द सम ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या? तो टेंजेंशियल फोर्स इज मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सब मिला के जहां आपने एक्सेलरेशन की बात कर ली, वहां फोर्स की भी बात कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय मास करके। कोई खास बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए। अगर बोला गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो कौन जीरो होना चाहिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती, इसका मतलब अल्फा जीरो होना चाहिए या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन अपन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपसे बोला गया कि एक मास को आपने ऐसा स्ट्रिंग से बांधा और उसे एक सर्कुलर मोशन में घुमाया। ठीक है, पूछा गया आपसे कि अगर ये मास इज 2 kgs और ओमेगा जो आपको दे रखा है वो दे रखा है लेट्स से 10 रेडियंस पर सेकंड, और ये रेडियस जो आपको दे रखी है लेट्स से 1 मीटर। पूछा गया बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? तो क्या करना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए? सीधा सीधा अपने पास इक्वेशन है, m ω² r, है ना। mv²/r भी लगा सकते हैं, पर यहाँ v नहीं पता तो m ω²r लगा देते हैं। m हो गया आपका 2, ओमेगा कितना दे रखा है? 10 का स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस इज 1, आंसर विल बी 200 न्यूटन्स। क्लियर है बात? अब यहाँ ये खास बात है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? प्रोवाइड कौन कर रहा है मतलब एक फोर्स ऐसा होना चाहिए जो इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज करेगा, और वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये कोई अलग फोर्स नहीं है, मोशन की वजह से ये फोर्स नहीं है, इस फोर्स की वजह से ये मोशन हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है तब वो सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है जो ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और वो एलिमेंट यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। आपने इस
ऑब्जेक्ट को इस स्ट्रिंग से बांध रखा है, इसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में है, अदरवाइज इसका पाथ कुछ और होता। तो स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कौन सा फोर्स है? स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स। ठीक है, इस टेंशन फोर्स की वजह से ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिस टेंशन फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये टेंशन फोर्स है, इसकी वजह से यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो पा रहा है, अदरवाइज नहीं हो पाता। क्लियर है बात? अब एक ये बात भी है कि भाई टेंशन फोर्स डिपेंड करता है स्ट्रिंग पे, आपने स्ट्रिंग कैसे ली है उस पे। अब सोचो कि अगर फोर्स ये ज्यादा हो गया, ये टेंशन फोर्स ज्यादा हो गया, तो क्या स्ट्रिंग टूट सकती है? बिल्कुल, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। बहुत भारी पत्थर लेके एक बहुत पतले से धागे पे आप बांध दीजिए और उसे घुमाइए, थोड़ी देर में आपका धागा टूट जाएगा और पत्थर अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, फिर वो सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगा। तो एक ऐसा पॉसिबिलिटी है जब वो पत्थर उस अपने पाथ से हट सकता है या वो स्ट्रिंग टूट सकती है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम टेंशन फोर्स। ठीक है, तो आपसे अगर बोला गया कि एक स्ट्रिंग है, उसके लिए मैक्सिमम टेंशन फोर्स 400 न्यूटन है, इसका मतलब ये कि अगर टेंशन फोर्स 400 न्यूटन से ज्यादा होता है तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि अगर इस स्ट्रिंग को मैं यूज करता हूं टू प्रोवाइड सर्कुलर मोशन to an object of mass, let's say 5 kg। ठीक है, एक 5 kg का मास है, उसको मैं इस स्ट्रिंग पे बांधता हूँ और उसे एक सर्कुलर मोशन में घुमाता हूँ। ये सर्कुलर मोशन जो है वो सारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑल दिस सर्कुलर मोशन इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब इस तरीके से हो रहा है। एक टेबल पे आप रख लीजिए और टेबल पे पिन मार के और उसे टेबल पे ही घुमा रहे हैं, ऐसा वर्टिकल नहीं है ये सर्कल हॉरिजॉन्टल है। जितना भी अपन ने पढ़ा है सब कुछ हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 5 kg के मास को घुमाने के लिए आपने इस स्ट्रिंग को यूज किया और स्ट्रिंग की लेंथ भी आपको दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है लेट्स से 1 मीटर। तो ये होगी इसकी रेडियस। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि एट व्हाट मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, at what maximum angular speed can this object be rotated? इस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितनी हो सकती है सच दैट ये स्ट्रिंग नहीं टूटे? ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा है, और हम ये बात कर चुके हैं कि ये फोर्स यहाँ कौन दे रहा है, टेंशन फोर्स, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो ये मैक्सिमम हो इतना हमें चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। अपने को एंगुलर स्पीड पूछी है इसलिए अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से आपको ओमेगा फाइंड करना है। टी मैक्स आपको पता है 400 न्यूटन है, एम आपको दे रखा है 5, ओमेगा स्क्वायर और आर दे रखा है 1। दिस विल बी 80। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 80 या ओमेगा इक्वल टू दिस विल बी 16 into 5, तो 4√5 रेडियंस पर सेकेंड। तो दिस इज द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जिससे आप इस ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं सच दैट दिस स्ट्रिंग डजंट ब्रेक। सोचो यही आपसे वेलोसिटी पूछी होती कि आप कितनी वेलोसिटी से इसे घुमा सकते हैं, तो आप क्या करते? आप फॉर्मूला यूज करते हैं वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, और आप वहां से वी फाइंड करते। एंगुलर स्पीड तो ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, अगर सिंपल स्पीड पूछी होती तो हम वी स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। क्लियर है बात? तो ध्यान रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं है, वो किसी न किसी वजह से वहां पे उस ऑब्जेक्ट को मिल रहा है और उसी की वजह से वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो था वो टेंशन फोर्स था जो इसे अंदर की तरफ खींच कर रखे हुए है। ऐसे ही बिना कांटेक्ट की कोई फोर्स क्या सर्कुलर मोशन में घुमा सकता है? यस भाई, जो सन और अर्थ की अगर बात करें तो जो अर्थ है वो सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में है, ऐसा मान सकते हैं, लगातार उसके अराउंड घूम रही है।
तो वहां सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा सेंट्रिपिटल फोर्स काम कर रहा है? वहां ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इन दोनों के बीच में काम कर रहा है और वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे अगर एक एटम की बात करूं तो एटम के अंदर न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी तो सर्कुलर मोशन में है, उनको सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है? तो जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं न्यूक्लियस के ये एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर है बात? तो हर समय जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा कोई ना कोई फोर्स है जो वहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा और नेसेसरी मोशन या नेसेसरी चेंज इन डायरेक्शन उसमें प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है बात? चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं। आपसे बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, रेडियस आपको दे दी लेट्स से 1 मीटर, ओमेगा भी आपको चलिए ओमेगा नहीं दिया, आपसे बोला गया, या चलिए ओमेगा भी दे दिया। ओमेगा आपका जो इनिशियल है ओमेगा नॉट वो दे रखा है आपको 2 रेडियंस पर सेकंड। बोला गया कि फाइंड, मास भी दे दिया चलिए 2 kg, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 2। 2 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? तो नेट फोर्स भाई यहाँ पे आपको अल्फा दिया है क्या? नहीं दिया, मतलब ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो 2 सेकंड बाद भी इसी ओमेगा से घूम रहा होगा, और इसी ओमेगा से अगर घूमेगा तो एक ही फोर्स होगा विच इज सेंट्रिपिटल फोर्स, और उसे हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर से। ये अपना आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको अल्फा भी दिया हुआ है, और अल्फा भी सेम डायरेक्शन में, अल्फा आपको दिया है 2 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। सेम डायरेक्शन में मतलब ये ओमेगा को लगातार बढ़ाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में जब अल्फा भी है तो यहाँ पे दो फोर्सेस होंगे, एक सेंट्रिपिटल फोर्स, दूसरा टेंजेंशियल फोर्स, है ना। तो अगर t इक्वल टू 2 की बात की जाए तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे एक अंदर की तरफ है सेंट्रिपिटल फोर्स, एक इस तरफ है टेंजेंशियल फोर्स, और अपने को नेट फोर्स यहाँ पे पूछा गया है, तो इन दोनों की वजह से अपने को नेट फोर्स लिखना पड़ेगा। टेंजेंशियल फोर्स कितना होता है ये अपने को पता है, m इंटू अल्फा इंटू आर, एम ए ये होता है, ए इज अल्फा आर। और सेंट्रिपिटल फोर्स अपने को पता है होता है m ओमेगा स्क्वायर बाय आर। पर यहाँ पे अपने को ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 सेकंड बाद वाला, क्योंकि अल्फा है, अल्फा की वजह से ओमेगा लगातार चेंज होगा। तो हम ये ओमेगा कैलकुलेट करेंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से। ओमेगा आपको मिलेगा ओमेगा नॉट इज 2, अल्फा इज ऑल्सो 2 एंड टाइम इज ऑल्सो 2, ये आपको मिला 4 हाँ 6 रेडियंस पर सेकंड। और ये ओमेगा हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स जो मिलेगा वो मिलेगा m अल्फा r विच इज 2 इंटू 2 इंटू 1 4 न्यूटन्स। अगर आप बात करते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स की तो m ओमेगा स्क्वायर r विच इज 2 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 विच इज 36 इंटू 2 72 न्यूटन्स। और अगर नेट फोर्स की बात करें तो एफ नेट विल बी रूट ओवर टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीफ्यूगल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर। जो भी यहाँ से आंसर आता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर आपसे नेट फोर्स पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि वहां पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसमें ओमेगा चेंज नहीं होता, अल्फा 0 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, और वो एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर से, या एम सॉरी अपन यहाँ गलती फॉर्मूला गलत लिख रहे थे अपन, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर आर, नॉट m ओमेगा स्क्वायर बाय आर। इस सब जगह क्या है m ओमेगा स्क्वायर आर। अगर आर 1 है तो अपने आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर्मूला ये रहेगा m ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। या फिर m v स्क्वायर बाय आर, ये सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। अगर अल्फा भी दे रखा है मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वहां पे पहले आपको जिस टाइम पे फोर्स पूछा गया उसका ओमेगा निकालना पड़ेगा सेंट्रिपिटल फोर्स निकालने के लिए, एंड देन टेंजेंशियल फोर्स भी यूज करना पड़ेगा, और नेट आएगा आपके पास रूट ओवर एफ टी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर से। क्लियर है बात? तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इस कॉन्सेप्ट पे जो हमने बोला था
कि जो एंगुलर वेलोसिटी है या जो एंगुलर स्पीड है डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या ये कि जो एंगुलर स्पीड है वो डिपेंड करती है कि आप किस पॉइंट के अबाउट उसको सर्कुलर मोशन मानना चाह रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट्स बने हुए हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन पे दो पॉइंट्स बने हुए हैं ऐसे, ये है लेट्स से 2 मीटर्स पे और ये आगे वाली डिस्टेंस भी 2 मीटर्स है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। आपसे बोला गया कि बताइए इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड कितनी है अबाउट ए, अबाउट ए इस पॉइंट की एंगुलर स्पीड कितनी है। तो आप क्या बोलेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, होता है v इक्वल टू ओमेगा आर, दिस इज द फॉर्मूला। तो अब यहाँ से ओमेगा अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, v बाई आर करेंगे। v कितना है 10, और रेडियस a से ये पार्टिकल कितना दूर है 2 मीटर्स, तो आप लिखेंगे 2, ये आएगा 5 रेडियंस पर सेकेंड। पर सोचो यही अगर आपको बोला होता कि बताइए एंगुलर स्पीड अबाउट b कितनी है, अगर मैं इस b के अबाउट इसको सर्कुलर मोशन में मानूं, जो सर्कल ऐसा कुछ बनेगा, तो बताइए इसका एंगुलर स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, स्पीड तो अभी भी v है लेकिन इस बार रेडियस b से काउंट होगी, और वो कितनी है 4, तो आप लिखेंगे 2.5 रेडियन पर सेकेंड। तो ध्यान रखिए ओमेगा जो है वो डिपेंड करता है कि आप सेंटर कहाँ मानते हैं, सर्कल का सेंटर कहाँ आप मानते हैं, वो कैसा मोशन आप इसको मानना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप ओमेगा कितना लिखेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है कि आपको ऐसा पाथ बना के दे दिया, यहाँ बोला कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रेडियस r दे रखी है, ये पॉइंट O है, और यहाँ पे एक पॉइंट इसके डायमीटर पे एक पॉइंट P है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है v। पूछा बताइए इस ऑब्जेक्ट के लिए ओमेगा अबाउट O कितना होगा और ओमेगा अबाउट P कितना होगा। तो ओमेगा अबाउट O की जब बात हो रही है तो जो सर्कल दे रखा है वही इसका पाथ होना चाहिए, लेकिन जब ओमेगा अबाउट P की बात हो रही है तो जो उसका पाथ एक्चुअली बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, P विल बी द सेंटर और सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आपको जो पूछा गया आप आराम से बता सकते हैं v बाई आर से, जब ओमेगा अबाउट O की बात हो रही है तो आप सीधा v बाई आर लिखेंगे, जबकि P की अगर बात हो रही है तो v बाई 2r लिखेंगे, क्योंकि ये r और r इधर भी है, 2r टोटल डिस्टेंस है। दिस विल बी द योर आंसर। क्लियर है बात। तो ध्यान रखिए ओमेगा डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट को अपना सेंटर मानना चाहते हैं। क्लियर है। चलिए एक कॉन्सेप्ट का आइडिया आपको देना चाहता हूं, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या कहता है भाई, हमने हाईवेज पे जब हम चले हैं, हमने रोड देखे हैं, तो जब भी हम एक टर्न लेते हैं हाईवे पे, मान लीजिए एक टर्न है, आपकी गाड़ी भी टर्न के साथ साथ मुड़ेगी, तो वो टर्न एक सर्कल का पार्ट है, एक आर्क है, और अगर आप जब उस टर्न पे चल रहे हैं तो आप एक्चुअली सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और हमें पता है कि सर्कुलर मोशन जब होता है तो अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, जिसे हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। वो फोर्स वहां पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। फ्रिक्शन फोर्स मतलब दो सरफेसेस के बीच का फोर्स जो मोशन को अपोज करता है वो। पर सोचो अगर ऐसा ना करके, ये जब फ्लैट, अगर ऐसा बिल्कुल फ्लैट रोड है और उसकी बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जब आपकी व्हीकल चल रहा है तो ये जो आर्क है इसका रेडियस यहाँ कहीं होगा, सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसके हिसाब से यहाँ पे अंदर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगना चाहिए। जिस v से चल रहा है, जितना इसका मास है उसके हिसाब से अंदर एक फोर्स लगेगा mv² बाय आर। वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये फ्लैट सरफेस होती तो। पर सोचो अगर मैं इस रोड को इस तरफ से थोड़ा सा उठा दूं, मतलब इस बार रोड बिल्कुल ऐसे फ्लैट ना होके थोड़ा सा ऐसा है। क्लियर है बात। रोड जनरली ऐसा फ्लैट होता है, इस बार मैंने एक तरफ से उठा दिया, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया। अब जो व्हीकल्स चलेंगे वो इस सरफेस पे चलेंगे, थोड़े से झुक के चलेंगे। क्लियर है बात। उससे क्या फायदा मिलेगा, देखो उसका फायदा। अब अगर आपने थोड़ा सा उठा दिया इस रोड को, तो मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन व्यू बताता हूँ आपको। तो एक्चुअली जो रोड इस बार होगा वो होगा ऐसा कुछ,
पहले बिल्कुल फ्लैट रोड था, अब आपने उसको हल्का सा उठा दिया, ठीक है। अब जब उठा दिया तो व्हीकल जो अंदर की तरफ मूव कर रहा है उस पे अगर फोर्स देखें तो क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक नॉर्मल फोर्स, इधर एक mg, ये सारे फोर्सेस। इस बार ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो यहाँ के सर्कल में करेगा, इस तरीके से एक सर्कल बनेगा, ये इसका सेंटर होगा। इसका फायदा क्या मिला? हमने वेक्टर्स जब पढ़े थे तो हमने बोला था कि एक वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये n जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स, इसको हमने दो वेक्टर्स में डिवाइड किया ऐसा। तो ये जो इस तरफ फोर्स आ रहा है ना, n का ये कंपोनेंट, लेट्स से अगर ये एंगल थीटा था तो दिस विल बी n cos थीटा। n का ये जो कंपोनेंट आया, ये कंपोनेंट क्या करेगा? उस सेंट्रिपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, अगर ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस भी है तब भी इस नॉर्मल का ये कंपोनेंट हमें यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने में मदद कर सकता है और हम इस पे आराम से चल सकते हैं। क्लियर बात? तो सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा आपको एक सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत होती ही होती है। उसको अचीव करने के लिए फ्रिक्शन एक काम करता है, और अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो रोड को बैंक किया जाता है, इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। रोड को एक तरफ से थोड़ा सा उठा देना, इंक्लाइन कर देना। क्लियर है बात? इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इस बार आप क्या करेंगे? दिस n cos थीटा विल प्रोवाइड यू सेंट्रिपिटल फोर्स। यहां से आप आगे की चीजें कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं, या अगर आप इसको अपन सही से करें तो दिस थीटा एक्चुअली देखा जाए तो ये जो एंगल है ना जिस पे आपने इसको उठाया, दिस एंगल इज थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है तो बेसिकली ये नीचे वाला एंगल थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल यहाँ पे थीटा बनेगा। तो n cos थीटा ये वाला कंपोनेंट है, और इधर जो आ रहा है ये n sin थीटा वाला कंपोनेंट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर बैंकिंग ऑफ रोड इज बाय एन एंगल थीटा, तो दिस n sin थीटा कंपोनेंट विल प्रोवाइड दिस नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। और इस बार जो रेडियस होगी वो रेडियस ये वाली कैलकुलेट की जाएगी जहाँ पे सर्कुलर मोशन में एक्चुअल है। तो आपने अगर कभी मेले वेले में गए हो तो देखा होगा वहां पे एक मौत का कुआं चलता है ना, बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना रखा होता है, ऐसे टेपर्ड होता है, और उसमें व्हीकल्स उन वॉल्स पे घूमते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, वो कर तो सर्कुलर मोशन रहा है ना, लगातार एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सर्कुलर मोशन में जब घूम रहा है तो हमने अभी बोला कि उसके पास एक सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए, पर वो तो किसी के कांटेक्ट में नहीं है, सेंटर से किसी ने बांध नहीं रखा उसे। तो मतलब कोई तो ऐसा फोर्स है ना जो उसको उस डायरेक्शन में दे रहा है। वही मैंने आपको बता रखा है, दिस n sin थीटा, नॉर्मल का वो कंपोनेंट वहां पे उसको सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार वहां पे घूम पा रहा है। क्लियर है बात? चलिए, तो आज का वीडियो अपन यही खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने सर्कुलर मोशन पे किए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। ठीक है, जब हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था उसमें हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा था। अब अगर प्लेन में मोशन है, एक 2D मोशन है, उसमें रिलेटिव मोशन कैसे स्टडी किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय आप सभी लोगों को। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।